नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी सूचना पर जिक्र करने के लिए जो कि आज के दिन हेडलाइन बनी हुई है, और वो हेडलाइन है वन नेशन वन इलेक्शन की घोषणा। चर्चा क्या है विस्तार से चलेंगे, लेकिन उससे पहले हैप्पी बर्थडे टू यू मोदी जी। आज इनका जन्म दिवस है और जन्म दिवस 74 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं, 75 वर्ष में एंट्री कर चुके हैं। ऐसे समय पर बर्थडे सरप्राइज दिया अमित शाह जी ने। अमित शाह जी ने कहा कि हमारी सरकार 100 दिन पूरे कर चुकी है और 100 दिन पूरे करते ही हमारी प्राथमिकताओं में एक वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो इसी टर्म में आएगा। और जब आपने ये वाली बात बोली तो इसके साथ तुरंत कयास लगाए जाने शुरू हुए कि इसी टर्म में आएगा, तो ये टर्म 2029 तक पूरी की जाएगी या फिर पहले ही छोड़ दी जाएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि केंद्र के चुनावों के साथ, यानी लोकसभा चुनावों के साथ विधानसभा के चुनाव, और विधानसभा के चुनावों के साथ साथ ही पंचायती राज के चुनाव, तो 3 चुनाव देश में होते हैं और तीनों साइमल्टेनियसली कराए जा सकें, इसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन की घोषणा आज के दिन होना यह बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है उन विशेष रूप से विधानसभाओं के लिए जिनके इलेक्शन आने वाले सालों में होने हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है उत्तर प्रदेश, जिसका चुनाव 2027 में प्रपोज्ड है। ऐसे में विधानसभा चुनाव 2027 पोस्टपोन होकर के 2029 पहुंचेगा या फिर लोकसभा 2029 का चुनाव वापस 2027 में प्रीपोन हो जाएगा, यह बड़ी खबर बनकर निकल कर आती है। अमित शाह जी का दिया गया यह बयान आज की बड़ी सुर्खियों में से है, और उन बड़ी सुर्खियों में होते ही हमारा पुराना वीडियो वापस से इंटरनेट पर उठना शुरू हो जाता है, जिसमें हमने आपसे चर्चा की थी कि 2026 में फिर से लोकसभा चुनाव संभव हैं। ऐसा होने के पीछे हमने कई तर्क गिनाए थे, लेकिन आज के सेशन में हम अपने वीडियो से कनेक्टेड कुछ आपको जानकारी देते हैं। हमने अपने सेशन में आपको 2026 बताया था। आज सोशल मीडिया पर 2027 के लिए जगनन्ना की जो टीम है, वाईएसआर कांग्रेस, जो कि आंध्र प्रदेश में इस समय चंद्रबाबू नायडू जी के अपोजिशन में बैठी है, उसके कार्यकर्ता एक दूसरे को मोटिवेशन देना शुरू कर चुके हैं कि भाई अमित शाह जी बोल चुके हैं, सभी लोग तैयार हो जाओ 2027 के लिए कि इलेक्शन होने वाले हैं। 2027 में इलेक्शन होंगे, इसके कयास हमने आप लोगों को 2026 के हिसाब से तो उस दिन बता दिए थे जब चुनाव परिणाम आ रहे थे, लेकिन उसके बाद 2027 की राजनीतिक गलियारों में चर्चा होना शुरू हो चुकी है। और अगर यह सब होता है तो इसका मतलब यह हुआ कि 5 साल मोदी कैबिनेट पूरा करने से पहले ही अपने इलेक्शंस दोबारा घोषित कर सकती है, अथवा जो विधानसभाएं हैं उनके कार्यकाल को सभी को बढ़ाकर जो अगले साल होने वाले चुनाव हैं, चाहे महाराष्ट्र के हों, उससे आगे यूपी के हों, सबको एक्सटेंड करके 2029 तक भी ले जा सकती है। तमाम बातें आज के सेशन में हैं, क्योंकि इस जानकारी के साथ अपोजिशन के खेमे में खुशी का माहौल भी हो सकता है, क्योंकि साहब हमें तुरंत अपना हुनर दिखाने का मौका मिलेगा। वहीं सत्ता पक्ष के दिमाग में भी खुशी हो सकती है कि हम जो कमियां पिछली बार रह गई थी उन्हें दूर करते हुए 100 दिन की अपनी सरकार में जो हमने लाखों करोड़ रुपए का काम करवा दिया है, इसकी कारण से हम लोग वोट मांग सकते हैं। खैर, सब तरह की स्माइल्स हो, और उन्हीं स्माइल्स में यह चर्चा बड़ी बनती है कि तो साथियों, जैसा मैंने आप लोगों को बताया वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में कि वो इस मोदी 3.0 में होंगे, यह जानकारी आज अमित शाह जी ने मोदी जी के बर्थडे गिफ्ट के रूप में दी। हालांकि आज बर्थडे गिफ्ट के साथ साथ मोदी जी ने 100 दिन अपने पूरे किए हैं तीसरी बार की सरकार के, तो ऐसे में रिपोर्ट कार्ड भी प्रस्तुत किया जा रहा था और बताया जा रहा था कि किस तरह से 15 लाख करोड़ की योजनाएं इन 100 दिनों के अंदर मोदी 3.0 में शुरू की गई हैं। बड़ा सवाल यह बना कि यह वन नेशन वन इलेक्शन अचानक निकल के आया है या इसकी चर्चाएं पहले से होने लगी थी। देखिए, 15 अगस्त 2024 को भी प्रधानमंत्री ने अपने 78वें इंडिपेंडेंस डे के स्पीच में इसका जिक्र किया था,
और यह जिक्र तब और मजबूत हो गया था जब रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में बनी कमेटी ने, हाई पावर्ड कमेटी ने अपनी रिपोर्ट मार्च में ही, यानी लोकसभा चुनाव से पहले ही अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी थी। अर्थात यह तो तय है कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर लगातार सरकारी प्रयास चल रहे हैं। लेकिन इसका इतिहास क्या है, इसका इंपैक्ट क्या है, कितना आसानी से यह हो जाएगा? क्या यह इतना आसान है कि सरकार ने चाहा और चाहते ही सारी लोकसभा विधानसभा की सीटें एक साथ इलेक्शन होने लगी और जितने भी हमारे यहां पर पंचायती राज हैं, नगर परिषद, नगर निगम है, इनके चुनाव एक साथ होने लगे? क्या यह इतना आसान है? आइए अब इसको विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, जब देश आजाद हुआ था उस समय हमारी लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ ही हुआ करते थे। शुरुआत में कांग्रेस ही मेजर पार्टी हुआ करती थी और केंद्र के अंदर और राज्यों में भी अधिकांश जगह पर उसी का शासन होता था। शुरुआती 4 लोकसभा चुनाव 52, 57, 62, 67 सब एक साथ ही हुए, लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव। लेकिन समय बीतता गया और विधानसभाएं बीच में भंग होती गई। 68, 69 के अंदर कई विधानसभाएं समय से पहले भंग कर दी गई। बस यहां से जो सिस्टम बिगड़ा उसके बाद वापस पटरी पर नहीं चढ़ा। लोकसभा के चुनाव अलग चल दिए और विधानसभा के चुनाव अलग चल दिए। लेकिन इस बात को लेकर के कि अलग अलग समय पर चुनाव होने से सबसे ज्यादा नुकसान होता है लॉजिस्टिक्स का, सबसे ज्यादा नुकसान होता है इस बात का कि देश पूरे टाइम चुनाव में होता है तो सरकारें अपने द्वारा घोषणाएं या तो लोक लुभावनी करती हैं या फिर घोषणाएं इसलिए नहीं कर पाती कि आचार संहिता का उल्लंघन हो जाएगा। अगर मान लीजिए आज हरियाणा में चुनाव है और केंद्र सरकार कोई ऐसी घोषणा कर दे जिससे उन्हें हरियाणा चुनाव में भी फायदा हो जाए तो इसे आचार संहिता का उल्लंघन कहा जा सकता है। इसके चलते कई अच्छी घोषणाएं अटक सकती हैं। वहीं दूसरी ओर ऐसी योजनाओं का फायदा चुनाव को प्रभावित करने में भी किया जा सकता है। तो आचार संहिताओं के अभाव, आचार संहिता के चलते देश पूरे समय कहीं ना कहीं, इस बार यहां है, अगली बार महाराष्ट्र में है, उससे अगली बार उत्तर प्रदेश में है, हर साल हमारे देश में चुनाव चल रहा होता है, हमारा देश चुनाव में चल रहा होता है। ऐसे में घोषणाएं अटकती हैं और साथ ही साथ चुनाव आयोग पूरा पंचवर्षीय कार्यक्रम में बिजी रहता है। इसके चलते हमारे देश का रिसोर्स भी काफी ज्यादा खर्च होता है। इससे बचने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे थे। इसी चलते बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में, चुनावी घोषणा पत्र में भी वन नेशन वन पोल की बात की थी और प्रॉपर तरीके से, मतलब एक तरह से चुनाव में जाने से पहले ही इन्होंने अपने अंदर कह दिया था कि भैया हम अगर जीतेंगे तो हम वन नेशन वन इलेक्शन का संकल्प लेकर ही आगे बढ़ेंगे, जिससे वित्तीय बोझ कम होगा, वित्तीय स्थिति राजनीतिक दलों की सुधरेगी, नीतियों में स्थिरता आएगी, शासन में सुधार होगा, प्रशासनिक दक्षता आएगी और मतदान में वृद्धि होगी। साथ ही साथ में पार्टी बदलने की संभावनाओं पर भी कम असर रहेगा। इसी के चलते हमने आपसे कहा था कि हो सकता है कि आने वाले समय में इलेक्शंस को प्रीपोन किया जा सके और इसी के चलते हमने आपके सामने यह वीडियो आज से काफी पहले यानी 3 महीने पहले ही कर दिया था। अब आती है बात इसकी कि इसको करने में क्या प्रक्रियात्मक दिक्कतें आएंगी, मतलब सरकार की घोषणा मात्र से ऐसा हो जाएगा या कुछ और। तो जान लीजिए कि इसको करने में लगभग 18 संविधान संशोधन करने पड़ेंगे, यानी कि संविधान तो बदलना पड़ेगा और संविधान बदलने के लिए केवल केंद्र सरकार नहीं, राज्य सरकारों से भी परमिशन लेनी होगी, यानी कि लगभग आधे राज्यों की सहमति जरूरत पड़ेगी जब राज्य के साथ साथ जब ये पंचायती राज का चुनाव के अंदर परिवर्तन किया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अब बड़ी बड़ी मात्रा में संविधान संशोधन का बिल आ सकता है। इसके लिए मैं आपको थोड़ा इतिहास बताता हूं कि कौन सी सरकार ने कब कब प्रयास किया और कौन सी टेक्निकल दिक्कतें हैं जो अभी आएंगी, जिनको रिजॉल्व करना जरूरी है। यह केवल नोटबंदी की तरह एक एग्जीक्यूटिव आदेश नहीं होगा कि जाओ कल से चुनाव एक साथ होंगे, जी नहीं। इसके लिए हमारे संविधान में बड़े परिवर्तन होंगे। इसके लिए मैं आपको थोड़ा इतिहास बताता हूं कि यह चर्चा कब से शुरू हुई। जैसा मैंने आपको कहा कि 67 तक सारे चुनाव एक साथ हो रहे थे, 68, 69, 70 लगातार चुनाव बिगड़ने लगे। 83 में यह जरूरत फील हुई। सबसे पहले एनुअल कमीशन, इलेक्शन कमीशन की एनुअल रिपोर्ट में इस बात को रखा गया कि सर इलेक्शंस को अलग अलग नहीं होना चाहिए, इलेक्शंस एक साथ होने चाहिए। इस बात को लॉ कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट में 1999 में पेश किया। जब यह बात बार बार चर्चा में आने लगी तो लॉ कमीशन ने इस बारे में 2018 में भी फिर से चर्चा की कि सर इलेक्शंस तो सारे एक साथ होने चाहिए। तो लॉ कमीशन की बार बार रिकमेंडेशंस के चलते पीएम मोदी ने कहा कि वो एक कमेटी बनाएंगे जो इस विषय पर चर्चा करेगी, सभी राजनीतिक दलों से पूछेगी कि अगर चुनाव एक साथ करा दिया जाए तो क्या आपत्ति है।
फिर जुलाई 2022 में प्रॉपर तरीके से एक पार्लियामेंट्री और असेंबली इलेक्शंस को ध्यान में रखते हुए 22वें लॉ कमीशन ने फिर से कुछ रिकमेंडेशंस अपनी तरफ से दे दी। इतनी सारी रिकमेंडेशंस आने के बाद सितंबर 2023 में एक हाई पैनल कमेटी, हाई लेवल कमेटी स्थापित की गई रामनाथ कोविंद जी पूर्व राष्ट्रपति जी की अध्यक्षता में। सितंबर 2023 में कमेटी बनती है जो अपनी मार्च 2024 में देश की राष्ट्रपति को रिकमेंडेशंस सौंप देती है कि मैडम, अगर हम लोग एक साथ लोकसभा, विधानसभा और पंचायती राज का चुनाव कराना चाहते हैं और अगर इसी 2029 से पहले कराना चाहते हैं तो हमें क्या क्या करना होगा। इस पैनल के अंदर काफी सारे राजनेता थे, जिन राजनेताओं को तस्वीरों में आप यहां पर देख सकते हैं। इन्होंने अपनी तरफ से जो बातें की उसमें इन्होंने सजेस्ट किया कि लगभग 18 अमेंडमेंट हमें संविधान के अंदर करने पड़ेंगे और कुछ आदेश पारित करने पड़ेंगे। पहले स्टेप के अंदर हमें यह करवाने के लिए लोकसभा और विधानसभा के चुनाव पहले स्टेप में कराने होंगे और उसके 100 दिन बाद हमें लोकल बॉडीज के इलेक्शन यानी पंचायती राज और नगर निगम के चुनाव, नगर सभाओं के चुनाव, इनके चुनाव कराने होंगे। यानी म्युनिसिपैलिटीज और पंचायती राज के जो चुनाव हैं वो विधानसभा के 100 दिन के बाद होंगे, यानी कि स्टेप 2 के अंदर उनको कराया जाएगा। तो पहला काम तो इन्होंने ये बताया। इस काम को करने के लिए कम से कम आधे राज्यों की परमिशन विधानसभा के अंदर, आधे राज्यों की परमिशन की आवश्यकता होगी और इस काम की परमिशन के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। इसके साथ साथ दूसरा काम जो मेजर होगा वो क्या है? अगर लोकसभा का कार्यकाल घटाया जाता है और विधानसभाओं का कार्यकाल घटाया अथवा बढ़ाया जाता है तो संविधान में स्पष्ट रूप से मेंशन है आर्टिकल 83 और आर्टिकल 172, जहां ड्यूरेशन ऑफ पार्लियामेंट, ड्यूरेशन ऑफ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट और ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर मेंशन्ड है कि 5 साल का कार्यकाल होगा। ऐसे में अगर विधानसभा का कार्यकाल बढ़ा दिया जाता है तो संविधान संशोधन के माध्यम से ही बढ़ाया जा सकता है और अगर लोकसभा का कार्यकाल घटा दिया जाता है तो उसके लिए भी संविधान संशोधन करना पड़ेगा। हालांकि इन दोनों संविधान संशोधनों के लिए किसी भी प्रकार के रेटिफिकेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन संविधान में एक नया आर्टिकल 324A लाना पड़ेगा जिसके माध्यम से पार्लियामेंट को यह पावर दी जाएगी कि वो म्युनिसिपैलिटीज और पंचायती राज के चुनाव को जनरल इलेक्शन के साथ करा सके। अभी तक क्या होता है कि पंचायती राज और जो लोकल बॉडीज हैं इनके चुनाव कराने के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन रेस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन उसे केंद्रीय इलेक्शन कमीशन के साथ जोड़ने के लिए 324A नामक एक आर्टिकल और जोड़ना पड़ेगा। इतना ही नहीं, अभी जब हम मतपत्र देखते हैं जिसके अंदर आप लोग लोकसभा का, विधानसभा का और स्टेट मतलब लोकल बॉडीज का जो मतपत्र देखते हैं और आपका पहचान पत्र देखते हैं, तीनों का पहचान पत्र एक ही हो, इलेक्शन रोल एक हो और इलेक्शन आईडी एक हो, इसके लिए भी एक संविधान संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। इलेक्शन कमीशन को एक ऐसा सिंगल इलेक्टोरल रोल और इलेक्शन आईडी तैयार करना पड़ेगा स्टेट इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर। चूंकि स्टेट इलेक्शन कमीशन इन्वॉल्व होगा इसलिए अगेन आधे से अधिक राज्यों की आवश्यकता पड़ेगी, यानी आधे राज्यों से पूछना पड़ेगा संविधान संशोधन करके कि सर ये कर सकते हैं या नहीं। क्यों? क्योंकि स्टेट इलेक्शन कमीशन को सफर हो रहा है। अब एक बड़ा सवाल है कि अगर पूरी तरह से हंग असेंबली आ गई, यानी कि किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो क्या होगा? और बीच में ही मान लीजिए कि संविधान, जैसे आज केजरीवाल जी ने इस्तीफा दे दिया, आतिशी जी को मुख्यमंत्री बना दिया, मान लीजिए केजरीवाल जी इस समय इस्तीफा देके ये कह देते कि अपन तो चले, अब अपन सत्ता में नहीं बैठेंगे। अब ऐसे में चुनाव कराने की स्थिति आ सकती है जब सरकार खुद कह दे, जैसे हरियाणा में हुआ, और दूसरे के पास में नंबर नहीं है तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में कहा गया है कि चुनाव अगर हुए तो जो बचा हुआ कार्यकाल है उतना ही कार्यकाल के लिए सरकार चुनी जाएगी। बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब यह नहीं होगा कि अगर कोई भी व्यक्ति चुनकर आया तो वो अब अगली 5 साल के लिए सरकार चलाएगा, नहीं, एक तिथि निर्धारित कर दी। जैसे अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति चुनाव के बारे में एक डेट फिक्स है कि नवंबर इतने को होना है, मतलब फर्स्ट मंगलवार को, सेकंड मंगलवार को होना है तो इस समय पर होगा, ऐसे फिक्स कर दिया जाएगा, इस दिन चुनाव होगा। और बीच में अगर कोई लुढ़क गया तो उसको बचे हुए टाइम के लिए ही इलेक्शन में प्रोसीडिंग देने का मौका मिलेगा, बचा हुआ कार्यकाल फॉलो करेगा, जिस प्रकार बाई इलेक्शंस होते हैं। बिल्कुल उसी तरह से यहां पर प्लानिंग की जाएगी। इसका मतलब यह हुआ कि कई जगह पर
संविधान संशोधन की जरूरत पड़ेगी। और इतना ही नहीं, बड़ी संख्या में वीवीपैट मशीनें, ईवीएम की आवश्यकता और इतना बड़ा मैन पावर जो एक साथ पूरे देश के लोकसभा विधानसभा के चुनाव करा सके, इसके लिए हमें लॉजिस्टिक्स की भी जरूरत पड़ेगी। हो सकता है इसमें बड़े खर्चे आए। तो यह तो हुआ वो तरीका, वो मतलब प्रोसेस जिसके माध्यम से यह हो सकता है। लेकिन क्या मोदी कैबिनेट इस्तीफा देने के लिए पहले तैयार हो जाएगी? इसके लिए मैं आपको कारण फिर से याद दिला देता हूं। 2029 तक क्यों नहीं पकड़ेगी? इसके काफी सारे कारण हैं। अगर मैं वैसे ही जो कारण जनरली सब लोग जानते हैं उनको अगर एक बार फिंगर पर रिवाइज करने का प्रयास करूं, तो सबसे बड़ा अपडेट तो यह है कि जनगणना का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। मतलब कि तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। किसी भी समय अनाउंसमेंट हो सकता है कि साहब जनगणना शुरू हो गई। अब वो अनाउंसमेंट अगर होता है, 2024 चल रहा है, 25 तक अनाउंसमेंट हो लिया, मतलब काम पूरा हो लिया, उसके बाद में जनगणना के आंकड़े बाहर आते ही परिसीमन होगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ना, वो है परिसीमन, डिलिमिटेशन, जिसमें लोकसभा की सीटें जो आज 543 हैं, जिनकी संख्या अधिकतम 888 लायक बनाया गया है लोकसभा, उसको बढ़ाया जा सकता है कि 76 बढ़ानी है कि 783 तक ले जाना है कि पूरा 888 कर देना है। ये इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा आफ्टर कैलकुलेशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ करंट इंडिया। ऐसे में 2011 का आंकड़ा, 2022 का आंकड़ा, जो कि 2011 के बाद 2021 में एक्सपेक्टेड था, लेकिन आंकड़ा 2025 में निकल कर आएगा। लेकिन हम लोग आज भी 50 साल पहले की पॉपुलेशन को ध्यान में रखकर लोकसभा में सांसद भेजते हैं। अब परिसीमन अगर कर दिया गया इस जनसंख्या के साथ में जो अभी कैलकुलेट होकर आने वाली है, तो सांसदों की संख्या बढ़ना तय है। और सांसदों की संख्या अधिकांश उन राज्यों में बढ़ेगी जो हिंदी भाषी उत्तर भारत के राज्य हैं, अर्थात जो कि विंध्या से ऊपर की तरफ पड़ने वाले राज्य हैं, जिनमें बड़ी संख्या में आबादी है और आबादी के साथ साथ जहां हिंदी बेल्ट में बोलाबाला बीजेपी का है। ऐसे में यह कहा जा सकता है कि अगर परिसीमन भी हुआ, सीटों की संख्या बढ़ी, तो इन्हें दांव खेलने में दिक्कत नहीं आएगी, ये चुनाव कराने निकल पड़ेंगे। ऐसे ही बहुत से कारण को हम एक एक करके रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला कारण, इस बार मोदी सरकार जब चुनाव में उतरी थी तो 400 पार के नारे के साथ उतरी थी। हालांकि 400 पार तक नहीं पहुंच पाए, बीजेपी 240 पर रह गई। हालांकि उसका 240 इटसेल्फ अपोजिशन के कुल नंबरों से ऊपर था, लेकिन फिर भी स्पष्ट बहुमत नहीं ला पाई, जिसके चलते यह माना गया कि इन्हें जिस तरह के फैसले लेने की आदत थी, इन फैसलों से पहले अब ये सोच विचार कर फैसले ले रहे हैं, क्योंकि खुद जब मेजॉरिटी में होते हैं तो फैसले लेने का अंदाज ही कुछ और होता है। जैसे पुराने चुनावों में हुआ था, 2014, 2019 जब चुनाव थे, तब उस समय काफी बोल्ड डिसीजंस बीजेपी ले रही थी। गठबंधन के सहयोगी तो थे, लेकिन उनसे डर नहीं था। लेकिन इस बार गठबंधन के सहयोगियों को साथ लेकर चलने की जरूरत है। और ऐसे में मोदी सरकार के साथ में लगे हुए वर्तमान में नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू जी पर अपोजिशन का भी पूरा निगाह और नजर बना हुआ था। इसीलिए टेंशन थी कि नीतीश कुमार जी कहीं पलट ना जाएं और अपोजिशन के साथ ना मिल जाएं, क्योंकि नीतीश जी का पुराना इतिहास थोड़ा इस तरह का रहा है कि वो राजनीतिक गठबंधनों में बदलते रहते हैं। राजनीति में इन्हें पलटूराम की संज्ञा तक दी जाती है। ऐसे में बीजेपी के साथ अपने अलायंस को बहुत लंबे समय तक आगे बनाकर रखना भी एक बड़ी चुनौती हो सकता है। ऐसे में जब बिहार में विधानसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक हो और चुनाव नजदीक हो और इस समय नीतीश कुमार जी के ऊपर यह दबाव हो कि आप बिहार को स्पेशल स्टेटस नहीं दिला पाए, आप केवल बजट के अंदर कुछ पैसे लेकर शांत हो गए, तो संभव है कि विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार जी कह दें कि हम तो चले। ऐसे में नीतीश कुमार जी अपने इस चुनाव में क्या दांव खेल जाएं, यह चिंता का विषय है। और चिंता के विषय को पहले ही कॉम्प्रोमाइज करने के लिए अगर तैयारी कर ली जाए कि हां भाई चुनाव होगा, हम पहले ही बता दे रहे हैं कि बाई इलेक्शन भी होगा। ऐसे में आने वाला समय बिहार की राजनीति में नए चेहरों पर भी दांव खेलता हुआ देखता है, क्योंकि प्रशांत किशोर जी अब नई एक उम्मीद बनकर के इस समय बिहार चुनाव के अंदर चलते आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर चंद्रबाबू नायडू जी ने भी अपने लिए बड़ा बजट मांगा था, लेकिन इस बार के बजट में उनको स्पेशल स्टेटस की जगह कुछ पैसे देकर के कहा गया कि कुछ पैसे और पद देकर कहा गया कि आप चलाइए, फिर दोबारा इलेक्शन होगा तब की तब देखा जाएगा। तो ये तमाम वो अटकलें हैं जिनके चलते माना जाता है कि इनके सहयोगियों के साथ रहने की संभावनाएं कम हैं। और संभावनाएं कम हैं तो सहयोगियों को भी ये बताते हुए कि भाई देखो 14-19 में जबरदस्त तरीके से आए थे, 24 में अगर हम अटके हैं तो इस बार हम फिर से मेजॉरिटी में आएंगे, और इसके लिए गठबंधन के सहयोगियों से पहले ही कहा हुआ है कि हम बाई इलेक्शन करवा ले जाएंगे। एक बड़ा कारण तो यहां पर यह निकल कर आता है। दूसरे बड़े कारणों के अंदर निकल कर आता है कि साहब लगातार हो रहे चुनाव में आने वाले समय में बड़े राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, मणिपुर, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब, यहां पर चुनाव होने हैं। रिसेंट डेज में अगर हम चुनावों को देखें तो आप पाएंगे कि आसाम के अंदर चुनाव जो है वो
2026 में प्रस्तावित है, बिहार के अंदर 25 में प्रस्तावित है, ऐसे ही दिल्ली के अंदर 25 में प्रस्तावित है। तो आने वाले समय में 25 और 26 में काफी सारे चुनाव, मणिपुर है, पंजाब है, तमिलनाडु है, ऐसे ही उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, वेस्ट बंगाल है, ये काफी सारे चुनाव पाइपलाइन में है। और ऐसे में बड़े राज्यों के अंदर अगर हम चर्चा करते हैं तो बड़े राज्यों के अंदर महाराष्ट्र का चुनाव तो मतलब किसी भी समय घोषित हो सकता है। तो महाराष्ट्र का चुनाव, महाराष्ट्र के तुरंत बाद में फिर वेस्ट बंगाल का और उत्तर प्रदेश का, लगातार लाइन से लगे हुए चुनाव हैं जो देश के बड़े राज्य हैं। ऐसे में इन राज्यों के इलेक्शंस को ध्यान में रखते हुए आवश्यकता आ पड़ती है कि इनको किस तरह से अपने पास फिलहाल रखा जाए। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र में फिलहाल एनडीए गठबंधन सरकार है, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में भी गठबंधन सरकार है। और उत्तर प्रदेश में इस बार के अयोध्या रिजल्ट्स ने चौंका दिया है, क्योंकि इस बार गठबंधन साथ लेकर के जो चला हुआ इंडिया अलायंस था उसने काफी अच्छे से लोकसभा चुनाव में परफॉर्मेंस किया और उस परफॉर्मेंस के चलते बीजेपी को बैकफुट पर आना पड़ा। तो हो सकता है कि 2025 में जो बीजेपी जो चुनाव 2027 में एक्सपेक्टेड हैं उनको आगे पीछे कर करके उत्तर प्रदेश की सीट को बचा के रखा जा सके। उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाले समय में इलेक्शंस किस रुख में होंगे या उत्तर प्रदेश के साथ साथ ही केंद्र के चुनाव करा दिए जाएं, यह एक बड़ी चर्चा बनती है। तीसरा बड़ा तरीका कारण जो मैं बता रहा हूं वो है डीलिमिटेशन। डीलिमिटेशन क्यों बता रहा हूं? क्योंकि नई लोकसभा बनकर तैयार हो चुकी है और नई लोकसभा के अंदर इस बात का ध्यान रखा गया है कि आने वाले समय पर सीटों की संख्या बढ़ाकर 2026 में 753 तक पहुंचाई जा सके। नई लोकसभा में जो नई सीटें लगाई गई हैं वो 888 सांसदों को बिठाने के लिए पर्याप्त हैं। ऐसे में अगर जनसंख्या के हिसाब से परिसीमन भी होता है तो 753 नए सांसद बिठाए जा सकते हैं। तो 543 की एवज में अगर 200 नए सांसद ऐड करने पड़े 2026 में तो इस बार जो नई बनी हुई लोकसभा है वो तैयार है। अब तक पुरानी जनसंख्या के आधार पर लोकसभा सीटें क्यों रखी हुई थी? तो आंसर यह था कि साहब हमारे पास बिठाने की जगह नहीं थी, इसलिए नई लोकसभा बना दी। नई लोकसभा बना दी, उसमें इतनी प्रॉपर जगह है, इसी के चलते जनगणना अब कराई जा रही है। जनगणना होते ही डिलिमिटेशन होता है, डिलिमिटेशन होते ही नई लोकसभा के लिए नई सीटों पर बैठने के लिए सांसद मिल सकते हैं। तो परिसीमन में नए सांसद उन राज्यों में जहां से इनका प्रभुत्व है, ऐसे में संभव है कि चुनाव फेवर में हो और पूरा करके पहले ही करा दिया जाए। यही कारण है कि वुमेन रिजर्वेशन बिल भी लाया गया, जिसमें कि सीटें रिजर्व महिलाओं के लिए करने की बात की गई। 1/3 सीटें महिलाओं के लिए लोकसभा में रिजर्व करने की सरकार ने बात की थी। साथ ही साथ एक और चीज जो मैंने आपको जनगणना के बारे में बताई, जनगणना इस बार कास्ट सेंसस को भी साथ लेकर आ सकती है, क्योंकि अपोजिशन लगातार डिमांड कर रहा है। ऐसे में सत्ता पक्ष को केवल कास्ट का एक कॉलम डालना है, और अगर ऐसा होता है और कास्ट का कॉलम डाल दिया जाता है, जो कि इस समय चर्चा में आना शुरू हो गया है। आप देखें कि गवर्नमेंट हैज बिगन ग्राउंड वर्क फॉर सेंसस एंड डिसीजन टू इंक्लूड कास्ट टू बी मेड सून। तो यह कल की खबर है, यानी कि सरकार इस दाव को चल सकती है कि अपोजिशन ने जो इतने दिन से पकाया था मामला कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, जातीय जनगणना होनी चाहिए, वो पता चले कि इस जनगणना में डाल दी जाए कि लो जी कर दिया। तो देखो, जातीय जनगणना हो गई, जनगणना की वजह से परिसीमन हो गया, नई सीटों की संख्या बढ़ गई, लोकसभा नई बन चुकी है। ऐसे में चुनाव करा के और साथ ही विधानसभाओं को साथ में लेकर चल के चुनावों के अंदर बेनिफिट हो सकता है सत्तारूढ़ पार्टी को, ऐसा प्रतीत हो रहा है। कहने का कुल मिलाकर अर्थ यह है कि बदलते चुनावी समीकरणों में आज जिस प्रकार से दिल्ली का मामला हुआ, दिल्ली के अंदर केजरीवाल जी के द्वारा अपने पद से इस्तीफा देकर आतिशी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। साथ में बीजेपी सरकार आने वाले समय में संभव है कि मोदी जी से 75 साल के होने पर इस्तीफा ले ले, क्योंकि साहब मोदी जी ने अपने से पहले जितने भी सीनियर लीडर्स थे उन सबको यही कह करके कि आप 75 के हो गए हैं, और 75 के हो गए हैं तो अब आप सक्रिय राजनीति में, इसकी जगह आप मार्गदर्शन में बैठें। तो संभव है कि बीजेपी आते ही 75 साल पूरे होते ही मोदी जी के 75 साल की खुशी में अगले बर्थडे तक यह अनाउंस ही कर दे कि अब नए इलेक्शंस में बीजेपी के मतलब मोदी जी के मार्गदर्शन में लड़े जाएंगे। ये तमाम कंडीशंस फिर से इंडिकेट करती हैं कि साहब 29 से पहले वन नेशन वन इलेक्शन के लिए संविधान संशोधन के अंदर कोई ना कोई डेट और कोई ना कोई प्रक्रिया तात्कालिक रूप से अनाउंस होनी है। और ऐसे समय पर यह ज्यादा मायने रखती है जब अमेरिका ने
बढ़ती उम्र के चलते बाइडेन को पीछे लिया और कमला हैरिस को आगे किया। आने वाले समय में देखना होगा कि किस प्रकार से राजनीति किस रुख की तरफ जाती है। बाकी आपके अनुसार क्या हो सकता है, आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन की घोषणा तो हो चुकी है। अब इस घोषणा के साथ में आपको तिथि क्या लगती है, डेट क्या लगती है, कमेंट बॉक्स में प्रिडिक्शन करें। जिस कमेंट को सबसे ज्यादा लाइक मिलेंगे उसको मैं पिन कर दूंगा कि हां भाई ये लोगों का प्रिडिक्शन है जो सही दिशा में जा रहा है। आज के लिए इतना ही। और हां, यदि आप में से कोई फिर से अपनी स्माइल को जबरदस्त तरीके से बरकरार रखना चाहता है तो टूथसी है, उसका लिंक हमने कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। फ्री ट्रायल लीजिए, आपके दांत का चेकअप हो जाएगा, बढ़िया से आपके घर पे बढ़िया अलाइनर्स आएंगे, 6-7 महीने में शानदार स्माइल, आपके जो अलाइंड दांत हैं वो प्रॉपर स्थान पर मिल जाएंगे।